जय हिंद दोस्तों। इस कहानी की शुरुआत होती है 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता की मशहूर सड़क कॉलेज स्ट्रीट पर। एक 34 साल का नौजवान अपने हाथ में तिरंगा लहराते हुए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा था। हजारों लोगों की भीड़ उस नौजवान के पीछे पीछे कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रही थी। उस नौजवान की मांग जो थी वो बिल्कुल स्पष्ट थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज। उस नौजवान की इस मांग से ब्रिटिश हुकूमत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वायसराय लॉर्ड इरविन कलकत्ता के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चार्ल्स टेगार्ड को हुक्म जारी करता है कि भीड़ को चारों तरफ से घेर के लाठी चार्ज करो। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और भीड़ को चारों तरफ से घेर लेती है। भीड़ पे दनादन लाठियां चलने लगती हैं। अचानक हुई इस कार्रवाई से वहां पे भगदड़ मच जाती है और भीड़ तितर बितर हो जाती है। लेकिन दोस्तों, उस नौजवान के कदम बिल्कुल नहीं डगमगाते। तिरंगा थामे हुए वो नौजवान पुलिस अधिकारियों को ललकारते हुए आगे बढ़ता है कि तभी पीछे से एक फिरंगी अफसर जॉन एंडरसन अपनी लाठी से उस नौजवान के सिर पे वार कर देता है। लाठी के इस वार से उस नौजवान का सिर फट जाता है और पूरा सर खून से लहूलुहान हो जाता है। पुलिस उस नौजवान को घेर के पकड़ लेती है और उसे गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, कलकत्ता के कॉलेज स्ट्रीट पे यह किसी फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही थी, बल्कि यह वास्तविक ट्रेलर था भारत के स्वतंत्रता संग्राम का। और दोस्तों, यह नौजवान कोई और नहीं बल्कि आज़ादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिनकी एक पुकार पे हजारों नौजवान अपनी मातृभूमि के लिए जान लुटाने को तैयार हो जाते थे। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पे नहीं रुकती। जैसे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गिरफ्तारी की खबर अगली सुबह अखबारों की मोटी मोटी हेडलाइनों में छपती है, पूरे हिंदुस्तान में बगावत की आग भड़क उठती है। ब्रिटिश हुकूमत की इस अमानवीय कार्रवाई से लाखों लोग सड़क पर उतर आते हैं। ब्रिटिश हुकूमत मुर्दाबाद और नेताजी को रिहा करो जैसे नारों से आसमान गूंजने लगता है। सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, बाजार, हर जगह तालेबंदी कर दी जाती है। विद्रोह की इस आंधी को दबाने के लिए तानाशाही ब्रिटिश हुकूमत हर प्रकार की कोशिशें करती है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। लाठी, गोली और धमकी का भी कोई असर नहीं होता। भीड़ बेकाबू होने लगती है और अंग्रेज अफसरों के दफ्तरों को घेर लेती है। विद्रोह की इस आग की तपिश लंदन के बकिंघम पैलेस तक पहुंच जाती है। अंग्रेजी हुकूमत को यह डर सताने लगता है कि अगर नेताजी को रिहा नहीं किया गया तो बगावत की ऐसी आंधी उठेगी जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के नामो निशान को मिटा देगी। आखिरकार लंदन में बैठे हुक्मरानों को एहसास हो जाता है कि बगैर बातचीत किए इस विद्रोह को नहीं दबाया जा सकता। तो ब्रिटिश सरकार अपने सबसे बड़े नुमाइंदे वायसराय लॉर्ड इरविन को आगे कर देती है। इरविन को जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि वो किसी भी कीमत पर इस विद्रोह को खत्म करे। इरविन बहुत शातिर किस्म का आदमी था। उसने एक चाल चली और गांधी जी को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी ने इरविन के सामने कुछ शर्तें रखी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह थी कि स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी क्रांतिकारियों को कैद किया गया है उनको तत्काल रिहा किया जाए। ब्रिटिश हुकूमत गांधी जी की लगभग सभी शर्तों को मानने के लिए राजी हो जाती है और फाइनली 5 मार्च 1931 को एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट का नाम दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन जेल से छूटने के बाद ब्रिटिश सरकार का खुफिया विभाग उनकी हर चाल पे नजर रखे हुए था। लेकिन सुभाष तो जैसे तू डाल डाल में पात पात की तर्ज पे आगे बढ़ रहे थे। कलकत्ता में एक ऐतिहासिक जगह थी फोर्ट विलियम, जहां से ब्रिटिश हुकूमत पूरे भारत पे राज करती थी। फोर्ट विलियम के पास में ही एक जगह थी डलहौजी स्क्वायर, जिसको अब कोलकाता में बीबीडी बाग के नाम से जाना जाता है। इससे जस्ट सटी हुई एक ऐतिहासिक स्मारक थी हालवेट स्तंभ। हालवेट स्तंभ को अंग्रेजों ने 1760 में बनवाया था। इस स्तंभ के बनने के पीछे की कहानी भी दोस्तों बहुत दिलचस्प है। भारत का इतिहास तो वैसे हजारों युद्धों से भरा पड़ा है, लेकिन 23 जून 1757 को बंगाल में हुए बैटल ऑफ प्लासी से मानो भारत की तकदीर पर ग्रहण लग गया। इस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को बंगाल के नवाब बनाने का लालच दे करके अपनी तरफ मिला लिया और गद्दार मीर जाफर के कारण सिराजुद्दौला यह युद्ध हार गया। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और फिर धीरे धीरे पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत हो गई। हालवेट स्तंभ को अंग्रेजों ने इसी युद्ध में मिली जीत की याद में बनवाया था। अंग्रेजों के लिए यह स्तंभ एक विजय का प्रतीक था, तो भारतीयों के लिए एक गुलामी का। यही कारण था कि सुभाष चंद्र बोस के लिए यह स्तंभ एक चुभता हुआ बिंदु था। फिर एक रात सुभाष ने अपने यूथ ब्रिगेड के साथ मिलकर के रातों रात उस स्तंभ को मिट्टी में मिला दिया और उस स्तंभ की एक एक ईंट को उखाड़कर कलकत्ता की सड़कों पर फेंक दिया गया। इस घटना में गिरा तो एक स्तंभ था, पर असल में ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिल चुकी थी। अंग्रेजी सरकार तिरमिला उठी और उसने सुभाष और उनके सभी साथियों को पकड़ के जेल में डाल दिया। लेकिन सुभाष जेल में भी चुपचाप बैठने वाले नहीं थे।
ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। जैसे ही सुभाष के आमरण अनशन की खबर फैली, जेल के अंदर और जेल के बाहर दोनों जगह हालात बेकाबू होने लगे। तो आखिरकार अंग्रेजी सरकार ने डर के उन्हें रिहा तो कर दिया, पर उनको उनके ही घर में नजरबंद करके रख दिया गया। किसी से भी मिलने की उनको इजाजत नहीं थी। सुभाष के लिए यह स्थिति काफी विकट हो गई, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत को इस बार अंदाजा नहीं था कि उनका पाला किससे पड़ा है। नजरबंदी से निकलने के लिए सुभाष ने एक अद्भुत योजना बनाई। 16 जनवरी 1941 को सुभाष एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन का वेश धारण करते हैं और आधी रात पुलिस को चकमा देते हुए अपने भतीजे शिशिर बोस के साथ घर से निकल जाते हैं। अपनी गाड़ी से लगभग 5 घंटे में 250 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वो कलकत्ता से दूर धनबाद के गोमोह रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और वहां से फ्रंटियर मेल पकड़ के पेशावर के लिए रवाना हो जाते हैं। पुलिस उनके घर में बैठ करके मुंह ताकती रह जाती है। पेशावर पहुंचने के बाद नेताजी की मुलाकात अकबर शाह और भगत राम तलवार से होती है। अकबर शाह की मदद से नेताजी और भगत राम तलवार पेशावर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के लिए रवाना होते हैं। पुलिस से बचने के लिए भगत राम तलवार एक पठान बन जाते हैं और सुभाष उनके गूंगे बहरे चाचा बन जाते हैं। लगभग 1 महीने की पैदल यात्रा के बाद काबुल पहुंचते हैं। काबुल पहुंचने के बाद सुभाष जर्मन और इटालियन एम्बेसी से मदद लेते हैं और ऑरलैंडो मेजेंटा के नाम से एक इटालियन सिटीजन बनके सुभाष पहले रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचते हैं और फिर वहां से जर्मनी की राजधानी बर्लिन में सबसे पहले उनकी मुलाकात हिटलर के सैन्य कमांडर हेनरिक हिमलर से हुई और उसके माध्यम से फिर 29 मई 1942 को वे जर्मनी के सर्वोच्च नेता एडोल्फ हिटलर से मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात में हिटलर नेताजी से बहुत प्रभावित होता है। नेताजी ने हिटलर के सामने 2 मांगे रखी। उनकी पहली मांग थी कि जर्मनी, इटली और जापान, जो उस समय वर्ल्ड वॉर 2 में एक्सिस पावर थी, भारत की आज़ादी के लिए सार्वजनिक समर्थन की घोषणा करें और ब्रिटिशरों से लड़ने के लिए सैन्य सहायता प्रदान करें। लेकिन हिटलर ने उनकी इस मांग पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया, बल्कि टाल मटोल करता रहा। हिटलर ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी अपनी, जिसका नाम था मेन कैंप। इस बुक में हिटलर ने लिखा था कि अगर भारत अंग्रेजों के हाथ से निकल जाता है तो यह पूरे विश्व के लिए दुर्भाग्य होगा, इसलिए भारत को ब्रिटेन के अधीन ही रहना चाहिए। इस बात को लेकर के नेताजी ने हिटलर से नाराजगी जताई और मांग की कि हिटलर को इस बारे में सही मौके पे और सही जगह पे सफाई देनी चाहिए। उस दौर में दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह से ऐसी बात करने की हिम्मत केवल नेताजी में ही थी। हिटलर से बातचीत के बाद नेताजी को यह स्पष्ट हो गया कि जर्मनी से भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्हें वह सहयोग नहीं मिलेगा जिसकी उन्हें अपेक्षा थी। तो उन्होंने जापान की ओर रुख करने का निश्चय किया, जहां पे उनकी आज़ाद हिंद फौज पहले से ही सक्रिय थी। उस समय यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 अपने चरम पे था, इसलिए बाई प्लेन यात्रा करना अत्यंत जोखिम भरा था। 8 मार्च 1943 को नेताजी मतसुदा नाम के एक जर्मन सैनिक बनके जर्मनी के किल शहर से एक जर्मन सबमरीन U-180 में सवार होते हैं और इस सबमरीन की मदद से 2.5 महीने की यात्रा करके हिंद महासागर के मेडागास्कर तक पहुंचते हैं और वहां समुद्र में एक बोट लेकर के जापानी सबमरीन I-29 के पास पहुंचते हैं, जो हिंद महासागर में उनका इंतजार कर रही होती है, और उस सबमरीन से जापान के लिए रवाना हो जाते हैं। जापान पहुंचने के बाद नेताजी 21 अक्टूबर 1943 को प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना करते हैं। उनकी इस गवर्नमेंट को दुनिया के 10 देशों ने औपचारिक मान्यता दी। नेताजी को इस सरकार का प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और सैन्य कमांडर घोषित किया गया। जापानी सेना के साथ मिलकर के नेताजी अंडमान और निकोबार पे हमला करते हैं और वहां से अंग्रेजों को खदेड़ कर अंडमान निकोबार का नाम बदल के शहीद और स्वराज द्वीप रख देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने नेताजी के सारे मंसूबों को मानो एक झटके में चूर चूर कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 उस समय अपने चरम पे था। जापान ने जब अमेरिका के पर्ल हार्बर पे अटैक किया तो अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए। परमाणु बम के इस भयंकर विस्फोट में लाखों जापानीज मारे गए। जापान पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। एलाइड फोर्सेस ने जापान को सरेंडर करने के लिए 48 आवर का टाइम दिया और फाइनली 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। नेताजी उस समय थाईलैंड के बैंकॉक में थे और टोक्यो रेडियो के माध्यम से जापान के आत्मसमर्पण की खबर मिली। जापान के इस हार के बाद नेताजी के लिए हालात बेहद कठिन हो गए, क्योंकि जापान की हार से आज़ाद हिंद फौज को मिलने वाली हर तरह की मदद बंद हो गई। तब नेताजी ने अपने साथियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद डिसाइड किया क्यों न आगे की लड़ाई के लिए सोवियत यूनियन से मदद ली जाए, क्योंकि सोवियत यूनियन ब्रिटेन और अमेरिका का कट्टर विरोधी था। इसलिए नेताजी ने फैसला किया कि वो पहले टोक्यो जाएंगे और जापान सरकार की अब तक की मदद के लिए शुक्रिया अदा करेंगे
फिर हिरोशिमा और नागासाकी के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करेंगे और टोक्यो से सोवियत यूनियन के लिए रवाना हो जाएंगे। प्लान के मुताबिक जापानीज आर्मी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यात्रा के लिए खास विमान का इंतजाम किया। इस विमान का नाम था मित्सुबिशी KI-21, जिसे जापानी आर्मी सैलीकोट के नाम से बुलाती थी। यह उस समय का सबसे मजबूत और लंबी दूरी तक उड़ने वाला विश्वसनीय विमान था। 17 अगस्त 1945 की शाम 5 बजे नेताजी अपने करीबी और विश्वासपात्र कर्नल हबीबुर रहमान और जापानीज आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल शिदेई सहित 13 लोगों के साथ वियतनाम के सैंगोन से उड़ान भरते हैं और लगभग 2 घंटे 15 मिनट की यात्रा के बाद उनका प्लेन वियतनाम के टुराने एयरफील्ड पर रुकता है, जहां पे प्लेन की रिफ्यूलिंग की जाती है। नेताजी और उनके साथी टुराने में ही रात विश्राम करते हैं। अगली सुबह रिफ्यूलिंग के बाद प्लेन ताइवान के ताइहोकू के लिए रवाना होता है। ताइहोकू वही जगह है जिसे आज हम ताइपेई के नाम से जानते हैं। दोपहर के 2 बजे प्लेन ताइहोकू के फार्मोसा एयरबेस पे लैंड होता है। ताइहोकू से दोपहर 2:30 बजे प्लेन मंचूरिया के लिए उड़ान भरता है। मंचूरिया से टोक्यो जाने का प्लान था, लेकिन ताइहोकू से उड़ान भरने के कुछ मिनटों के बाद ही प्लेन के बाएं इंजन में तेज धमाका होता है, जिससे विमान अपना कंट्रोल खो बैठता है और जमीन पर गिर के क्रैश हो जाता है। क्रैश होने से प्लेन में आग लग जाती है। प्लेन में जो लोग आगे बैठे थे, पायलट, को पायलट और लेफ्टिनेंट जनरल शिदेई, बाकी के क्रू मेंबर की तुरंत डेथ हो जाती है। नेताजी और हबीबुर रहमान प्लेन के पिछले हिस्से में लेफ्ट विंग के बगल में पेट्रोल चैम्बर के पास बैठे थे। जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन का पूरा पेट्रोल प्लेन के पिछले हिस्से में फैल जाता है, जिससे नेताजी पूरी तरह से पेट्रोल में भीग जाते हैं। प्लेन के क्रैश होने से पीछे का जो इमरजेंसी डोर रहता है वो ब्लॉक हो जाता है। नेताजी अपने साथी हबीबुर रहमान के साथ आगे की इमरजेंसी डोर से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, जिससे आग में उनका फेस और हेड बुरी तरह से जल जाता है। उनको तुरंत पास के नैनमोन मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पे नेताजी कोमा में चले जाते हैं और उनके दिल की धड़कन कमजोर पड़ने लगती है। डॉक्टर योस्मी ने नेताजी के दिल की धड़कन को संभालने के लिए बीटा कैम्फोर के 4 और डिजिटामाइन के 2 इंजेक्शन दिए। बीटा कैम्फोर और डिजिटामाइन, ये दोनों ड्रग्स का इस्तेमाल पल्स रेट को स्टेबल और पेशेंट को होश में लाने के लिए किया जाता है, लेकिन बर्निंग इतनी ज्यादा थी कि डॉक्टरों की सारी कोशिश बेकार हो जाती है। 18 अगस्त 1945 की रात में लगभग 9:30 बजे के आसपास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो जाती है। अगले दिन नेताजी का अंतिम संस्कार ताइहोकू में ही कर दिया जाता है और उनकी अस्थियों को जापान के रेंकोजी मंदिर ला करके रख दिया जाता है, जहां पे वे आज भी मौजूद हैं। 20 अगस्त 1945 को जापान की राजधानी टोक्यो से एक विशेष घोषणा होती है। टोक्यो रेडियो से पूरी दुनिया को बताया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त को ताइवान के ताइहोकू में विमान दुर्घटना में शहीद हो गए। भारत में ये खबर अगले दिन पहुंचती है। 21 अगस्त 1945 को देश के बड़े बड़े अखबारों की हेडलाइन में नेताजी के शहीद होने की खबर पहले पन्ने पर छपी। लाखों हिंदुस्तानियों ने इसे पढ़ा, सुना, मगर दिल ने मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि इससे पहले भी नेताजी कई बार अचानक गायब हो चुके थे और फिर कुछ दिनों के बाद प्रकट हो जाते थे। नेताजी की शख्सियत ही ऐसी थी। लेकिन दोस्तों, प्लेन क्रैश की इस कहानी में वास्तव में कुछ सच्चाई थी भी, या इस कहानी को केवल जानबूझ के रचा गया था? क्योंकि इस पूरे इंसिडेंट के बाद प्लेन क्रैश, नेताजी के शव या उनके अंतिम संस्कार से संबंधित कोई फोटोग्राफ न तो किसी अखबार में छपा और न ही कोई आधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र सामने आया। उस दौर में इतने बड़े नेता जिसपे लाखों भारतीयों की आस्था थी, उसकी मृत्यु की घटना के बाद किसी फोटो का सामने न आना कोई साधारण बात तो थी नहीं। इसका यह परिणाम हुआ कि अलग अलग समय पर नेताजी से जुड़ी अनेकों थ्योरी न्यूज़पेपर में पब्लिश होने लगी। पहली थ्योरी में दावा किया गया कि नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी। जापानी अधिकारियों की मदद से वो सोवियत यूनियन पहुंच गए, जहां सोवियत यूनियन में उन्हें स्टालिन ने गिरफ्तार कर लिया और साइबेरिया के जेल में आजीवन कारावास में रखा गया। दूसरी कहानी आई बरेली से, जहां दावा किया गया नेताजी ने अपनी पहचान छुपाकर बरेली के एक शिव मंदिर में पुजारी के रूप में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। इसी बीच अमेरिका और फ्रांस की कुछ सीक्रेट फाइलें लीक हुई, जिसमें नेताजी को रूस में देखे जाने का दावा किया गया। दोस्तों, इन सारी कहानियों में सबसे रहस्यमयी और चर्चित कहानी है उत्तर प्रदेश के फैजाबाद की गुमनामी बाबा की। गुमनामी बाबा एक रहस्यमयी साधु थे जो हमेशा पर्दे के पीछे रहते थे और वो बहुत ही सीमित लोगों से मिलते थे। कहा जाता है कि उनकी आवाज, हाव भाव और लिखावट बिल्कुल नेताजी से मिलती थी। जब 1985 में गुमनामी बाबा की मृत्यु हुई तो उनके कमरे से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सामान बरामद हुए। नेताजी के परिवार की कई तस्वीरें मिली। नेताजी और उनके करीबी सहयोगियों के बीच लिखे गए गुप्त पत्र मिले। आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए खुफिया दस्तावेज और जर्मनी और जापान के नेताओं से मिले हुए महंगे गिफ्ट
अब दोस्तों यहाँ सवाल उठता है कि अगर गुमनामी बाबा एक साधारण साधु सन्यासी थे तो नेताजी से जुड़ी हुई इतनी गोपनीय फाइलें, फोटोग्राफ और इतने महंगे गिफ्ट उनके पास कहाँ से आए। जब नेताजी के बारे में अनेक थ्योरी सामने आने लगी तो भारत सरकार ने 1956 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आदेश पे एक 3 सदस्यीय स्वतंत्र समिति बनाई। इस समिति का नाम था शाहनवाज समिति। इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया शाहनवाज खान को, जो आजाद हिंद फौज के ही पूर्व अधिकारी थे और बाद में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। नेहरू की सरकार के समय में वे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की मां को उनकी मुंह बोली बेटी कहा जाता था। दूसरे सदस्य थे एस एन मित्रा, जो भारत सरकार में ICS अधिकारी थे, और तीसरे और सबसे इम्पोर्टेंट सदस्य थे सुरेश चंद्र बोस, जो नेताजी के बड़े भाई थे। इस समिति ने जापान, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम का दौरा किया और वहां पे 67 गवाहों के बयान दर्ज किए। जापानी डॉक्टरों, सैनिकों और अस्पताल के कर्मचारियों से पूछताछ की गई और फाइनली रिपोर्ट में दावा किया गया कि नेताजी विमान दुर्घटना में जल के घायल हो गए थे और उनकी अस्पताल में ही मृत्यु हो गई थी। लेकिन सुरेश चंद्र बोस ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज कर दिया। उनके रिपोर्ट को खारिज करने की जो सबसे बड़ी वजह थी कि जिन गवाहों ने गवाही दिया था उनकी गवाही में काफी मतभेद था और आपस में मेल नहीं खाते थे। लेकिन समिति पे सरकार का दबाव था कि वह विमान दुर्घटना की कहानी को ही सच बनाकर देश के सामने रखे। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर यह दबाव किसका था? क्या यह दबाव भारत की तत्कालीन नेहरू सरकार का था? क्योंकि अगर नेताजी जीवित होते या भारत लौटते या उनकी सच्चाई देश के सामने आती तो नेहरू और कांग्रेस के लिए एक बड़ी परेशानी का कारण बन सकती थी। बोस के प्रति जनता का जबरदस्त भावनात्मक जुड़ाव था। उनकी लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि वे भारतीय राजनीति में शीर्ष नेता बन सकते थे, जिससे कांग्रेस के भीतर सत्ता का संतुलन बदल सकता था। यही वजह है कि उनके जीवित होने की संभावनाओं को दबाया गया और विमान दुर्घटना की कहानी को ही अंतिम सत्य बना दिया गया। 1960 में एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ने नेताजी के परिवार के सदस्यों, खास करके नेताजी के भतीजे शिशिर कुमार बोस और अमीन बोस की जासूसी की। इस कहानी के खुलासे के पीछे जो दास्तान है दोस्तों, वो भी समय का ही इत्तेफाक है। जब 1960 में नेताजी से संबंधित ढेर सारी खबरें मीडिया रिपोर्ट में आने लगी तो नेहरू सरकार को दबाव में आकर के नेताजी से जुड़ी हुई ढेर सारी सीक्रेट फाइलों को डिक्लासिफाई करना पड़ा। इन ढेर सारी फाइलों के बीच में 2 फाइलें बाई मिस्टेक डिक्लासिफाई हो गई, जिसमें नेताजी के घर की जासूसी की बात निकल करके सामने आई। परिवार की चिट्ठियों को इंटरसेप्ट किया गया और यह जासूसी लगभग 20 वर्षों तक चली। इन 20 वर्षों में से 16 वर्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल के दौरान थे। उस समय IB सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती थी। यह बात 2015 में भी सामने आई। 2015 में मोदी जी की सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण फाइलें सार्वजनिक की, जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ। इन फाइलों में भी यही बात पता चली कि 1948 से 1968 तक नेहरू सरकार ने नेताजी के परिवार की इंटेलिजेंस ब्यूरो के जरिए जासूसी करवाई। 1960 में जब यह बात पब्लिक डोमेन में आई तो सच क्या है, इसको जानने के लिए सरकार पे दबाव बढ़ा। बढ़ते विवादों को शांत करने के लिए भारत सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पे 1970 में खोसला आयोग का गठन किया। इसका नेतृत्व पंजाब हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश गोपाल स्वरूप खोसला ने किया। खोसला आयोग ने भी वही कहानी दोहराई जो शाहनवाज समिति ने बताई थी। नेताजी के परिवार और तत्कालीन इतिहासकारों ने खोसला आयोग की रिपोर्ट को सरकारी लाइन को सपोर्ट करने वाला बताया, लेकिन जनता और नेताजी के समर्थकों के लिए यह रिपोर्ट संदेहों को मिटाने के बजाय उन्हें और बढ़ाने का काम कर गई। फिर 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नेताजी के मृत्यु की जांच के लिए मुखर्जी आयोग का गठन किया। इस आयोग का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस M.K. मुखर्जी ने किया। इस आयोग की जांच लगभग 6 साल तक चली और 6 साल के बाद आयोग ने रिपोर्ट तैयार की, लेकिन इस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया गया, बल्कि इस रिपोर्ट को 3 बार आगे बढ़ा दिया गया और फाइनली 17 मई 2006 को इंडियन पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट सबमिट की गई। मुखर्जी आयोग की इस रिपोर्ट में धमाकेदार खुलासे हुए, जिस कहानी को अब तक की सरकारों ने अंतिम सत्य कह के दशकों तक देश भर की जनता के सामने परोसा था। 2005 में उसका पर्दाफाश हो गया। इस रिपोर्ट में ताइवान सरकार ने साफ कहा कि 18 अगस्त 1945 को ताइपेई में कोई विमान दुर्घटना हुई ही नहीं, न तो कोई विमान गिरा और न ही कोई जलता हुआ मलबा मिला, न तो कोई शव बरामद हुआ और न ही किसी अस्पताल में नेताजी के इलाज का रिकॉर्ड मिला। जांच में पाया गया कि जापानी गवाहों की गवाही आपस में मेल नहीं खाती थी। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि विमान हादसे की कहानी गढ़ी गई। टोक्यो के रंकेजी मंदिर में जो अस्थियां रखी गई हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हैं ही नहीं। टोक्यो के रंकोजी मंदिर के मुख्य पुजारी ने
2005 में भारत सरकार को एक पत्र लिखा और मंदिर में रखी गई अस्थियों के डीएनए जांच की बात की, लेकिन मनमोहन सरकार ने 2005 में उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन दोस्तों, सारे एविडेंस और सर्कमस्टेंसेस को जानने के बाद जब तक इन 5 सवालों के जवाब सामने नहीं आते तब तक सच्चाई पूरी तरह से सामने नहीं आएगी। नेताजी की एक बेटी है अनीता बोसपाप, जो ऑस्ट्रिया के वियना में यूनिवर्सिटी ऑफ एसबर्ग में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हैं। वे लगातार सरकार से मांग करती रही हैं कि रंकोजी मंदिर में रखी नेताजी के अस्थियों की डीएनए टेस्टिंग करा करके उसका मिलान उनके डीएनए से कराया जाए। सारे एस्पेक्ट खुद ब खुद सामने आ जाएंगे, लेकिन जापान और इंडिया की गवर्नमेंट ने उनके इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। तो दोस्तों, अगर ये अस्थियां नेताजी की ही हैं तो डीएनए टेस्ट से डर क्यों? अगर नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में हुई तो अभी तक क्रैश की कोई भी फुटेज या फोटोग्राफ सामने क्यों नहीं आई? नेहरू और इंदिरा जी की गवर्नमेंट ने केवल बयानों के आधार पर तैयार की गई शाहनवाज समिति और खोसला कमीशन की रिपोर्ट को ही सच मान करके देश के सामने क्यों पेश किया? यह कैसे पॉसिबल है कि कोई विमान 12,000 फुट की ऊंचाई से क्रैश हो और उस विमान में कुछ पैसेंजर को केवल मामूली खरोच आए? कर्नल हबीबुर रहमान को पूरे इंसिडेंट में केवल मामूली इंजरी हुई थी। जब दुनिया की सभी सरकारें नेताजी से जुड़ी फाइलों को डीक्लासिफाइड कर चुकी हैं, तो आखिर जापानीज गवर्नमेंट 2 फाइलों को आज भी क्यों दबा के बैठी है? आखिर उन फाइलों में क्या छुपा हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि नेताजी अगर सचमुच प्लेन क्रैश में नहीं मारे गए थे तो आखिर उनके सामने ऐसी क्या मजबूरी थी कि 18 अगस्त 1945 के बाद नेताजी कभी देश के सामने नहीं आए? क्या नेहरू या उनकी गवर्नमेंट ने ब्रिटिशरों से ऐसी कोई सीक्रेट डील की थी कि नेताजी को युद्ध अपराधी घोषित करके ब्रिटिशरों के हवाले कर दिया जाएगा, जिसका आभास नेताजी को पहले से ही हो गया था, इसलिए नेताजी ने अपनी गोपनीयता को बनाए रखा? इतिहास के पन्ने में छुपे अनसुलझे राज, विज्ञान की हैरान कर देने वाले रहस्य और ज्ञान की अनगिनत परतें, हम इन्हें खोलने के सफर पे निकले हैं और यह यात्रा कभी नहीं रुकेगी। अगर आप भी इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई खोज सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक और रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।